हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस इंसान एंड दिस इज सीएस तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइलाइट्स ऑफ द 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो कि हुई है जून 22 को। लेट्स सी। Here are the key takeaways from 53rd GST Council meeting under the chairmanship of यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। तो इस मीटिंग के अंदर जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं उसके अभी हम हाइलाइट्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। है आदि की हाइलाइट्स। तो सबसे पहले ये जो मीटिंग हुई है 22 जून को, इसके अंदर उन्होंने चेंजेस किए हैं कुछ जीएसटी के रेट्स के अंदर, जैसे कि एयरक्राफ्ट पार्ट्स एंड टूल्स, एयरक्राफ्ट के जो भी पार्ट्स एंड टूल्स हैं उसके ऊपर 5% आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ पार्ट्स कंपोनेंट्स टेस्टिंग इक्विपमेंट टूल्स एंड टूल किट्स ऑफ एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट के जो भी पार्ट्स कंपोनेंट्स टेस्टिंग इक्विपमेंट टूल्स या टूल किट्स, एयरक्राफ्ट के रिलेटिंग जो भी पार्ट्स को इंपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर 5% आईजीएसटी है। अगर हम वहीं बात करें मिल्क कैंस की, तो मिल्क कैंस के ऊपर 12% जीएसटी उन्होंने कर दिया सभी के ऊपर, चाहे वो स्टील का है, आयरन का है, एल्यूमिनियम का है, मिल्क कैन जो भी है। तो मिल्क कैन अगर वो आ गया तो उसके ऊपर 12% जीएसटी है ऑन ऑल द स्टील, आयरन एंड एल्यूमिनियम मिल्क कैंस। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो कार्टन बॉक्सेस, जो सीसी बॉक्सेस रहते हैं उसके ऊपर जीएसटी जो है वो रिड्यूस कर दिए 18% से 12%। हालांकि कुछ सीसी बॉक्सेस के ऊपर पहले भी जो जीएसटी था वो 12% कर दिया गया था। अब जितने भी कार्टन हैं, बॉक्सेस एंड केसेस ऑफ पेपर सबके ऊपर रिड्यूस कर दिया 18 से 12%। सोलर कुकर, सोलर कुकर्स के ऊपर जीएसटी अगेन 12% जो वो कर दिया गया है। बेसिकली सोलर पैनल्स को, सोलर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसकी वजह से उन्होंने इसके ऊपर जो है 12% जीएसटी ले आए। पोल्ट्री मशीनरी पार्ट्स, पोल्ट्री मशीनरी पार्ट्स मींस पोल्ट्री के लिए जो भी मशीनरी यूज की जाती है उसके ऊपर जीएसटी 12% कर दिया गया। स्प्रिंकलर्स, again 12% GST on all the types of sprinklers including fire water sprinklers, जो भी स्प्रिंकल करने के काम आते हैं उसके ऊपर भी 12% जीएसटी ले आए हैं। ठीक है, अब ये तो था जिसके अंदर उन्होंने रेट में चेंज किया। अब कुछ चीजें जो कि एग्जम्पशन कैटेगरी के अंदर आ गई है, तो एग्जम्पशन कैटेगरी में कौन कौन से गुड्स आए हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डिफेंस इंपोर्ट्स, IGST exemption on specified defense items extended until 30 जून 2029। तो डिफेंस के रिलेटिंग जो भी इंपोर्ट्स आ रही हैं उसके ऊपर आईजीएसटी की एग्जम्पशन जो है वो कर दी गई है 30 जून 2029 तक। रामा प्रोग्राम इंपोर्ट्स, अगर कोई भी रामा प्रोग्राम के अंदर कोई भी इक्विपमेंट या रिसर्च इक्विपमेंट या जो भी इक्विपमेंट्स को बाय किया जा रहा है उसके ऊपर भी आईजीएसटी को एग्जम्प्ट कर दिया गया है। सेस इंपोर्ट्स, कंपनसेशन सेस एग्जम्पशन ऑन इंपोर्ट्स बाय सेस यूनिट्स डेवलपर्स सिंस 1 जुलाई 2017। तो कंपनसेशन सेस की एग्जम्पशन दे दी गई है सेस यूनिट्स के अंदर जो भी इंपोर्ट्स किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अदर गुड्स रिलेटेड चेंजेस अगर हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि कुछ रेट के अंदर उन्होंने रिवीजन की है, रेट्स जो है वो कम किए हैं, और कुछ आइटम्स जो है, कुछ गुड्स जो है डिफेंस कैटेगरी के गुड्स बेसिकली वो एग्जम्पशन कैटेगरी के अंदर ले आए हैं। इसके अलावा गुड्स से रिलेटेड चेंजेस कौन सी है? Additional changes included exemptions on supply of aerated beverages and energy drinks to unit-run canteens under the Ministry of Defense. डिफेंस के अंदर जो इनकी पैरामिलिट्री की जो भी कैंटीन्स हैं इसके अंदर जो भी एरेटेड बेवरेजेस और एनर्जी ड्रिंक्स जो भी सप्लाई किए जाते हैं वहां में उन्होंने जीएसटी को एग्जम्प्ट कर दिया। एंड एडॉक आईजीएसटी एग्जम्पशंस ऑन टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन फॉर AK-203 राइफल किट्स इंपोर्टेड फॉर इंडियन डिफेंस फोर्सेस। बेसिकली डिफेंस के अंदर उन्होंने जीएसटी को एग्जम्प्ट किया है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सर्विस एग्जम्पशंस की। तो सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज को इन्होंने एग्जम्प्ट किया है? द काउंसिल आल्सो प्रपोज क्रिटिकल एडजस्टमेंट कंसर्निंग सर्विसेज। तो सबसे पहले इन्होंने रेलवे की सर्विसेज को एग्जम्प्ट किया है। रेलवे के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज, जैसे कि प्लेटफॉर्म टिकट, उसको एग्जम्प्ट कैटेगरी में ले आए हैं। रिटायरिंग रूम्स, क्लॉक रूम जो हम यूज करते हैं, क्लॉक रूम के भी जो चार्जेस होते हैं, तो इन सब चीजों को वो लोग ले आए हैं एग्जम्प्ट कैटेगरी के अंदर। बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज एंड इंफ्रा रेलवे ट्रांजेक्शंस, तो इन सर्विसेज को, रेलवे की ये जो सर्विसेज हैं इनको एग्जम्पशन कैटेगरी में ले आए हैं। देन
अकोमोडेशन सर्विसेज के अंदर कौन सी, हॉस्टल अकोमोडेशन सर्विस को एग्जम्प्ट कर दिया गया है। बेसिकली स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के रिलीफ के लिए अगर अकोमोडेशन का रेंट है 20,000 पर मंथ है और मिनिमम स्टे उसका 90 डेज का है तो उसको एग्जम्प्ट कैटेगरी में ले आए हैं। एसपीवी सर्विसेज, एसपीवी सर्विसेज क्या है, स्पेशल पर्पस व्हीकल सर्विसेज जो है टू इंडियन रेलवे एंड मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडियन रेलवेज टू एसपीवीज हैव बीन एग्जम्प्टेड, इसको भी एग्जम्प्ट कर दिया गया। अब ये तो हमने बात की कि गुड्स के रेट के अंदर ये चेंजेस किए हैं, ये एग्जम्प्ट किया, और सर्विसेज ये वाली उन्होंने एग्जम्प्ट कर दिए हैं, ये तो अभी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा और कौन कौन सी रिकमेंडेशंस इन्होंने 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर की है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अदर रिकमेंडेशंस इसके अलावा कौन सी है, इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज, waive interest and penalties for section 73 demand notices for financial 2017 18 18 19 19 20 if full tax is paid by 31st March 2020। आपको पता है कि जीएसटी के अंदर जो अभी तक डिमांड नोटिस आए हैं जो अंडर सेक्शन 73 के जो आ रहे हैं फाइनेंशियल 2017 18 18 19 के तो हालांकि डेट निकल चुकी है और 1920 की जो है वो अभी असेसमेंट्स इनके चल रही हैं, जीएसटी ऑडिट के असेसमेंट्स जो है वो अभी चल रही हैं। तो अगर ये वाले नोटिस आपके पास आए हुए हैं और इसके अंदर आपकी कोई लाइबिलिटी बनती है, लाइबिलिटी के साथ आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करना है, तो उसके लिए उन्होंने बोल दिया कि अगर आप पूरा पूरा जो भी इंटरेस्ट जो भी टैक्स की लाइबिलिटी अगर वो 31 मार्च 2025 तक पे कर दोगे तो उस केस में इंटरेस्ट और पेनल्टी आपकी वेव कर दी जाएगी। ITC. Time limit for the ITC on invoices or debit note under section 64 for financial 2017-18 to 2020-21 deemed as 13 November 2021 for returns filed by this date. अगर आपने 30 नवंबर 2021 तक अपने रिटर्न्स फाइल करके उसके अंदर कोई भी आईटीसी आपने 17-18 का लिया हुआ है, 17-18 से लेके 2021 तक का लिया हुआ है तो उसको कंसीडर कर लिया जाएगा। हालांकि इस चीज में आप आज के डेट में कुछ नहीं कर सकते हो, अगर आपने पहले का कुछ भी कर रखा है तो उसको वो कंसीडर कर लेंगे। मॉनेटरी लिमिट्स फॉर जीएसटी अपील्स, मॉनेटरी लिमिट्स इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स के अंदर क्या कर दिया, अगर आपकी जो अपील है उसके अंदर मॉनेटरी लिमिट अगर 20 लाख तक की है तो आप जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। 1 करोड़ तक का है अगर अमाउंट इन्वॉल्व है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो और अगर 2 करोड़ तक का है तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन आपको पता है कि बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन अभी इन्होंने ट्रायल बेसिस के ऊपर कुछ स्टेट में किया था, तो अभी जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड क्या किया है, नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट इन फेसिस। This aims to enhance registration integrity, curb fraudulent ITC claims via fake invoices। तो अभी क्या करने जा रहे हैं, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन पूरा नेशन वाइड होने जा रहा है। रिडक्शन इन प्री डिपॉजिट अमाउंट फॉर जीएसटी अपील्स, अगर आपको जीएसटी अपील में जाना है, ठीक है, आपका केस आपके फेवर में नहीं गया तो आप उस केस में अपील में जाना चाहते हो तो आपको पता है कुछ अमाउंट आपको प्री डिपॉजिट वहां पे पहले डिपॉजिट करना पड़ता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, अमाउंट जो है वो रिड्यूस कर दिया, मैक्सिमम अमाउंट जो है वो रिड्यूस कर दिया 20 करोड़ तक फॉर सीजीएसटी एंड फॉर एसजीएसटी। अर्लियर ये पहले 25 करोड़ होता था, सीजीएसटी में आपको डिपॉजिट करना पड़ता था और एसजीएसटी में 25 करोड़ मैक्सिमम अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो 25 से इन्होंने अभी कितना कर दिया 20 करोड़। अपील फाइलिंग पीरियड, amend CGST Act to start the 3-month period for GST Appellate Tribunal appeals from a notified date। तो अपील आपको पता है कि फाइल करने की जो डेट है उसके लिए उन्होंने बोल दिया कि 3 महीने के अंदर जो आपको अपील फाइल करनी है वो है फ्रॉम अ नोटिफाइड डेट, जिस दिन से नोटिफिकेशन आएगी उस दिन से नोटिफाइड डेट से वो 3 महीने कंसिडर किए जाएंगे। Interest burden, no interest on delayed return filing if amount is available in electronic cash ledger on the due date। मेजर चेंज जो आया है, जो मेजर रिलीफ आपको मिलेगा वो इसकी वजह से, कई बार क्या होता है हम लोगों ने टैक्स तो अपना पे कर दिया 20 तक, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जीएसटी या 3B में टैक्स की पेमेंट होती है, हमने टैक्स तो पे कर दिया बट वो चालान जो है वो रिफ्लेक्ट होते होते मतलब कुछ आज ले लेते, कई बार तो उसी टाइम वो रिफ्लेक्ट हो जाता है आपके पास, बट कुछ टाइम क्या होता है आपका वो चालान जो है रिफ्लेक्ट होते होते 4 to 5 आवर्स बड़े आराम से ले लेते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपने चालान अगर लास्ट डेट में पे किया है तो आपकी जो रिटर्न है वो नेक्स्ट डेट पर ही फाइलिंग पर जाएगी। जब आप उसे नेक्स्ट डेट पे रिटर्न को फाइल करोगे तो उस केस में क्या हो रहा था, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता था, जबकि आपने चालान तो पे कर दिया तो आपको सिर्फ 1 दिन का लेट फाइलिंग चार्जेस पे करना चाहिए था।
तो लेकिन जीएसटी के अंदर क्या हो रहा था, आपने चालान पे करने के बावजूद आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। तो अभी उन्होंने इसके अंदर ये चेंज लेके आए हैं कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेटर में बैलेंस पड़ा है, मीन्स यहाँ आपने चालान पे कर दिया, तो वो बैलेंस पे किस में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेटर के अंदर चला जाएगा। अगर आपके कैश लेटर में बैलेंस है तो उस केस में उसका इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, अगर आपकी रिटर्न लेट भी फाइल हुई है। एंटी प्रॉफिट रिंग, सनसेट क्लोज फ्रॉम अप्रैल 1, 2025 फॉर न्यू एंटी प्रॉफिट रिंग एप्लीकेशंस। तो इसके लिए जो सनसेट क्लोज है उन्होंने बोल दिया कि 1 अप्रैल 2025 से उसके लिए भी उन्होंने कह दिया। रिडक्शन इन टीसीएस रेट बाय ई कंपनीज, जो ई कंपनीज है, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो हैं टीसीएस काटती हैं, उसका रेट उन्होंने रिड्यूस कर दिया 1% से 0.5% कर दिया, जो कि पहले 1% था, अभी उन्होंने उसको 0.5% कर दिया। Exemption of GST on extra neutral alcohol, ये बेसिकली इन्होंने रिलीफ दिया है जो लिक्विड कंपनीज है। Amendment recommended to exclude ENA from GST when used for manufacturing alcoholic liquor. बेसिकली ENA क्या रहता है, ENA जो है ये अल्कोहल के काम आता है, लिक्विड बनाने के काम आता है, ये उसका एक ब्लेंड है जो कि आप यूज करते हैं लिक्विड के लिए, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोल दिया कि अगर आप ENA को लिक्विड के लिए लिक्विड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर रहे हो तो उस केस में ENA के ऊपर GST नहीं लगेगा। तो बेसिकली जितनी भी स्पिरिट कंपनीज हैं उनके लिए ये एक मेजर रिलीफ है। These changes aim to clarify that ENA should not be subject to GST, potentially bringing much needed relief to the spirit industry by avoiding dual taxation. बेसिकली जो लास्ट जीएसटी मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी उन्होंने क्लेरिफाई करना चाहा था, बट उसमें प्रॉपर्ली वो क्लेरिफाई नहीं कर पाए थे, इसलिए इन्होंने इस पॉइंट को 53rd जीएसटी मीटिंग के अंदर पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि ENA को अगर आप अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं तो उस केस में वो जीएसटी से बाहर हो जाएगा। रीजन बीइंग क्योंकि जो लिक्विड है वो जीएसटी के बाहर है, तो उन्होंने ENA को भी जीएसटी से बाहर कर दिया अगर आप उसको अल्कोहलिक लिक्विड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर दें। Further, in order to help the small taxpayers, the Council has recommended extending the time limit to furnish the detailed entry returns in the Form GSTF4 from April 30 to June 30. तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला है, GSTF4 की जो रिटर्न को फाइल करने की जो ड्यू डेट है 30 अप्रैल से बढ़ा के उन्होंने 30 जून कर दिया है, बट ये फाइनेंशियल 2024-25 से एप्लीकेबल हो जाएगा। Monthly filing of GSTR 7. So GSTR 7 to be filed monthly by TDS deductors without late fees for delayed filing of nil returns. तो उसके लिए भी उन्होंने monthly filing की provision दे दी है। अब common time limit for demand notices and CGST Act amendment. तो इसके अंदर उन्होंने क्या change किया, इसको भी एक बार हम लोग discuss कर लेते हैं। The GST Council recommended amendments to the CGST Act 2017 to establish a uniform time limit for issuing demand notices and orders regardless of whether fraud, suppression or willful misstatement are involved. तो इसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि एक यूनिफॉर्म टाइम लिमिट दे दी जाएगी। This change is aimed at simplifying the enforcement process. Additionally, the time involved for taxpayers to avail of reduced penalties by paying the tax demand along with the interest has been extended from 30 days to 60 days. तो इसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि जो आपको जिस समय आपका नोटिस आया, नोटिस के अंदर आपको जब वो फाइनल हो गया तो आपको उसकी जो टैक्स लायबिलिटी पे करनी है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जो पे करना है, तो उसके लिए उन्होंने उस टाइम फ्रेम को 30 डेज से 60 डेज तक बढ़ा दिए फाइनेंशियल 2024-25 से। अदर चेंजेस रिलेटेड टू सर्विसेज, बेसिकली इंश्योरेंस के साथ रिलेटेड भी कुछ इन्होंने चेंजेस किए हैं। उसके अंदर क्या है, को इंश्योरेंस प्रीमियम तो डिक्लेयर्ड एज नो सप्लाई अंडर शेड्यूल 3 विद रेगुलराइजेशन ऑफ 5 केसेस। को इंश्योरेंस प्रीमियम को नो सप्लाई कंसीडर कर दिया गया। री इंश्योरेंस कमीशन, इसको भी ऑन से डिक्लेयर्ड एज नो सप्लाई, तो उसको भी उन्होंने कंफर्म कर दिया कि नो सप्लाई। जीएसटी ऑन री इंश्योरेंस सर्विसेज regularized on as is where is basis for specified insurance schemes, ठीक है। रिट्रोसेशन क्लैरिफिकेशन, रिट्रोसेशन को डिफाइन कर दिया है री इंश्योरेंस ऑफ री इंश्योरेंस एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन। री इंश्योरेंस अभी हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया कि री इंश्योरेंस कमीशन क्या है, नो सप्लाई। तो रिट्रोसेशन को भी इसके अंदर क्लैरिफाई कर दिया कि रिट्रोसेशन का मीनिंग क्या है, री इंश्योरेंस से कंसीडर किया जाएगा और री इंश्योरेंस जो है वो नो सप्लाई है, मींस नो सप्लाई मींस एग्जम्पशन हो गई जीएसटी के अंदर आपके। रेरा कलेक्शंस clarified as exempt from GST under entry 4 of notification number 12/2007 CTR। तो रेरा की जो भी कलेक्शन है उसको भी इसके अंदर एग्जम्प्ट कर दिया गया।
रुपे डेबिट कार्ड्स शेयरिंग इंसेंटिव नॉट टैक्सेबल व्हेन डिफाइंड बाय एनपीसीआई इन कंसल्टेशन विद द बैंक। तो रुपे डेबिट कार्ड्स के अंदर जो शेयरिंग इंसेंटिव है उसको भी नॉट टैक्सेबल यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया। तो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर कई सारी इन्होंने चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं टू समराइज, तो सबसे पहले अगर हम इसको कंसीडर करें तो कई सारी इन्होंने जो चेंजेस किए हैं वो क्या है, मिल्क कैंस 12% में ले आए, सीसी बॉक्सेस को 12% में ले आए, सोलर कुकर को 12%, पोल्ट्री मशीनरी पार्ट्स 12%, अगेन स्प्रिंकलर्स को 12% में ले आए हैं। और एयरक्राफ्ट पार्ट्स एंड टूल्स की अगर हम बात करें तो उसको 5% कैटेगरी के अंदर ले आए हैं। डिफेंस के लिए अगर कोई भी इंपोर्ट्स की बात करें तो उसको इन्होंने एग्जम्पशन कैटेगरी में ले आए हैं, बेसिकली उसके कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए एग्जम्पशन कैटेगरी में ले आए हैं। और डिफेंस कैंटीन्स जो भी हैं उसके अंदर अगर कोई इरेटेड बेवरेजेस या एनर्जी ड्रिंक्स को सप्लाई किया जाएगा तो उसको भी एग्जम्पशन कैटेगरी में कंसिडर कर दिया। अगर हम सर्विसेज में इंडियन रेलवे की जो भी सर्विसेज हैं, कई सारी सर्विसेज उसकी प्लेटफॉर्म टिकट या फिर क्लोक या बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज, आजकल आपको पता है कि आप गाड़ी से अगर उतरते हैं तो वहां पे बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज आपको मिल जाते हैं जो कि आपको बाहर तक ड्रॉप कर देगी। तो वो सब कैटेगरीज जितनी भी ये सर्विसेज हैं उसको भी एग्जम्पशन कैटेगरी में कंसिडर कर दिए। हॉस्टल अकोमोडेशन को अगेन एग्जम्पशन कैटेगरी में ले आए हैं, लेकिन उसके अंदर कंडीशन क्या है, 20,000 पर मंथ का ही उसके अंदर जो हॉस्टल का रेंट होना चाहिए और 90 डेज प्लस आपकी वहां पे स्टे होना चाहिए। एसपीवी सर्विसेज को अगेन जो है एग्जम्पशन कैटेगरी में ले आए। एक मेजर रिलीफ इन्होंने क्या दिया है कि अगर आपका 17, 18, 18, 19 या 19, 20 की असेसमेंट हुई है, असेसमेंट होने के बाद अगर आप टैक्स पे कर देते हैं, उसके अंदर आपकी टैक्स लायबिलिटी निकली है, अगर आप उस टैक्स को 31 मार्च 2025 तक पे कर देते हो तो उस केस में आपका जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है वो आपकी वेव कर दी जाएगी। ठीक है, आईटीसी आप उसका क्लेम करने की उन्होंने आपको ड्यू डेट दे दी, मॉनेटरी अपील दे दी। जीएसटी के अपील में जाने तो आपको मॉनेटरी लिमिट उन्होंने दे दिया कि 20 लाख तक है तो आप जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, 1 करोड़ तक का केस है तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे और 2 करोड़ है तो सुप्रीम कोर्ट में। आधार बेस्ड बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन नेशन वाइड इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। प्री डिपॉजिट अमाउंट है उसको रिड्यूस कर दिया गया और मैक्सिमम जो है वो 25 करोड़ से 20 करोड़ के ऊपर आ गए हैं। अपील फाइलिंग पीरियड 3 मंथ का पीरियड रहेगा फ्रॉम अ नोटिफाइड डेट से। इंटरेस्ट बर्डन जो एक मेजर रिलीफ है, अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर पैसा है और आपके रिटर्न किसी भी वजह से आपके रिटर्न जो है वो लेट फाइल हुई है तो उस केस में इंटरेस्ट जो है वो नहीं लगेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का जो टीसीएस का रेट है 1% से 0.5% कर दिया गया। ईएनए को इसके अंदर क्लियरली उन्होंने एग्जम्पशन कैटेगरी में रख दिया कि अगर वो ईएनए यूज होती है अल्कोहलिक लिक्वर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो ईएनए के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर उन्होंने इस पॉइंट को पूरा क्लैरिफाई कर दिया। जीएसटीएफ 4 के लिए उन्होंने बोल दिया कि जून 30 ड्यू डेट रहेगी 2024-25 फाइनेंशियल ईयर से। जीएसटीएफ 7 जो है वो मंथली फाइल होगा और जो टैक्स की जो भी डिमांड है उसको पे करने का जो पीरियड है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट उसको बढ़ा के 30 डेज से बढ़ा के उसको 60 डेज कर दिया गया। इसके अलावा इंश्योरेंस के अंदर उन्होंने बोल दिया कि को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इसको नो सप्लाई बोल दिया। रिट्रोसेशन की एक कई बार इसकी एक मतलब की क्वेरी आती थी कि रिट्रोसेशन जो है उसको किसमें कंसिडर किया जाएगा, तो इसके अंदर उन्होंने बोल दिया कि रिट्रोसेशन को आप री इंश्योरेंस मानोगे और री इंश्योरेंस को नो सप्लाई में कंसिडर कर दिया गया तो ये एग्जम्पशन कैटेगरी में आ गए। डेटा कलेक्शंस भी एग्जाम कैटेगरी में चले गए और रुपे डेबिट कार्ड के जो भी शेयरिंग इंसेंटिव है वो भी टैक्सेबल नहीं है। तो अगर आपके भी इनके साथ कोई रिलेटेड पॉइंट्स हैं या आपके कोई क्लाइंट्स हैं इनके साथ रिलेटेड या आपका खुद को कोई इस तरह से कोई बिजनेस है तो आप उसको चेक कर सकते हो कि कौन सी आइटम आपकी जिसके ऊपर के रेट कम हुआ है या फिर एग्जम्पशन कैटेगरी में चले गए हैं तो उसकी अकाउंटिंग करने के लिए आप उसको चेक कर सकते हैं या फिर आपका अपना अगर खुद का बिजनेस है तो आप उसको चेक करके तो आपको दोबारा से रिवीजन ऑफ रेट्स कर सकते हैं, क्योंकि जिनके रेट्स कम हुए उससे क्या होगा कि आपकी जो पोस्टिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Thank you.